हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी सीडीपी की जो क्लासेस हैं लगभग ख़त्म हो गई हैं आपकी। तो आज से हम क्या करेंगे, सीडीपी में एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं या फिर जितने भी टॉपिक सीटेट में आते हैं उसका हम शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। 5 से 10 मिनट में शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में 40-45 जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 10 से 15 जितने भी आए होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं अब हम उसको शॉर्ट्स में देखेंगे, 10 से 15 मिनट में उसको देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी PYQs हैं उसको देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, अभिवृद्धि और विकास। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभिवृद्धि क्या है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना या फिर आकार बढ़ने लगता है उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आप किशोरावस्था से और बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, वृद्धि है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। मतलब कि बाहर जो हमें चीज़ें दिखती रहती हैं उसकी वृद्धि होती है। जैसे कि आप छोटे होते हैं तो आपकी उंगलियां छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वह कुछ समय के बाद रुक जाती है। एक समय आ जाता है जब आपकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप मान लीजिए आपकी हाइट भी बढ़ने का भी समय जो होता है करीब 18 से 19 साल तक ही आपकी हाइट बढ़ती है। उसके बाद आपकी हाइट भी रुक जाती है। आपकी जो शारीरिक विकास होता है वह भी रुक जाता है एक समय के बाद। तो वृद्धि का कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई होती है या कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि जो है वह क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कि कभी हमारी लंबाई किसी बच्चे की बढ़ जाती है, किसी बच्चे में क्या होता है मोटापा ज़्यादा आ जाता है और लंबाई उसकी बाद में आती है या फिर नहीं आती है। तो वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। कोई बच्चा छोटा होता है तो कोई बच्चा लंबा हो सकता है, कोई बच्चा पतला पहले होगा, हो सकता है बाद में वह मोटा हो, तो कोई क्रम निश्चित नहीं होता। आगे देखते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कि हम भार माप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं। तो हम भार माप सकते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का कितने केजी का है, उसकी लंबाई भी माप सकते हैं, कितने सेंटीमीटर का है या कितने फीट का है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो होती है उसका एक मात्रा होती है, परिमाणात्मक होती है। जैसे कि 57 केजी का है तो 57 क्या है, परिमाण है ना, तो वृद्धि परिमाणात्मक होती है। फिर हाइट मान लीजिए, बोलिए 5 फुट 7 इंच है तो ये क्या है, ये परिमाण ही तो है। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वृद्धि होने से विकास जो है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण जैसे देख लेते हैं, जब कोई आदमी मोटा होता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। तो कोई व्यक्ति अगर मोटा हो रहा है तो उसके साथ उसका विकास हो भी सकता है, उसका मस्तिष्क का विकास हो सकता है, विभिन्न चीज़ें, उसका गुणात्मक विकास हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हो भी हो सकता है, नहीं भी हो। तो इसमें यही बताया जा रहा है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब हम विकास को देख लेते हैं। विकास हमारा अगला टॉपिक है, इसको देखते हैं। हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है उसे विकास कहा जाता है। तो विकास किसे कहते हैं, जो हमारा मानसिक पक्ष होता है जब उसमें परिपक्वता आती है। सामाजिक पक्ष, जब हम समाज से जो है अंतःक्रिया करना सीख जाते हैं, अब उसको और ज़्यादा उसमें परिपक्वता आ जाती है, उसको संवेगात्मक, संवेग से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, और बौद्धिक जो पक्ष होता है उसमें परिपक्वता आ जाती है, उसका विकास होता है। तो मतलब उसके गुणों में वृद्धि होती है, उसमें स्तर की वृद्धि होती है, तो इसे विकास कहा जाता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। इसको देखते हैं कैसे होता है कि जैसे कि मस्तिष्क हो गया तो ये क्या है, आंतरिक हो जाएगा ना। मस्तिष्क जो विकास हो रहा है वो आंतरिक है, और भाषा ज्ञान का हमें विकास कर रहे हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। मान लीजिए हम समाज से अंतःक्रिया करना अच्छे सीख रहे हैं तो ये बाह्य हमें दिख रहा है ना कि हम समाज से अच्छा संलग्न हो रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम स्पीच देना सीख रहे हैं तो हम अच्छे वक्ता बन रहे हैं, तो हम समाज से अंतःक्रिया अच्छा कर रहे हैं और इसे हम देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, बाह्य विकास है। आंतरिक भी हो सकता है, हमारा मस्तिष्क जो वृद्धि हो रही है वह आंतरिक विकास होता है। आगे देखते हैं। विकास जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। विकास जीवन भर चलता है, आप हमेशा विकसित होते रहते हैं। चाहे वह मस्तिष्क देख लीजिए, आपके मस्तिष्क में आप विभिन्न नई चीज़ें सीखते रहते हैं, या फिर सामाजिक भी, संवेगात्मक में भी आप रूप से विकसित होते रहते हैं, जीवन भर विकसित होते रहते हैं। समाज से भी विभिन्न अंतःक्रिया आप लगातार सीखते रहते हैं। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, आपका विकास हमेशा होता रहता है। आगे है, विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, जैसे कि
हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। तो इस विकास में क्या है कि एक निश्चित क्रम होता है, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, उससे अधिक नहीं होता। और मानसिक विकास, सामाजिक विकास जो होता है, हम जितना चाहेंगे उतना होगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो होगा, अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहेंगे तभी हम सीख सकते हैं ना। सामाजिक विकास मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से हम बातचीत करना चाहेंगे तभी तो हमारा सामाजिक विकास होगा। अगर हम अपने आप को एक कमरे बंद कर लें तो सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। तो विकास में भी एक निश्चित क्रम होता है, हम जितना विकास करना चाहेंगे उतना ही हमारा विकास हो सकता है। तो यही इसमें बात है। आगे देखते हैं। विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते हैं, तो विकास का हम मापन सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सामाजिक विकास कितना हो रहा है इसको हम बता सकते हैं कि 5 kg सामाजिक विकास हुआ, ये तो गलत है ना। ये परिमाणात्मक मान जो होता है विकास का नहीं होता है। नैतिक विकास का मापन हम नहीं कर सकते। अब नैतिकता बच्चे में किसके अंदर है, कितनी है, इसको हम रेट कर सकते हैं कि आपको 10 में से 5 नैतिकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। केवल हम मानसिक विकास का कुछ हद तक मापन कर सकते हैं। मानसिक विकास का कुछ हद तक मापन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो इस विकास में क्या होता है कि नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगला पॉइंट इसमें है कि विकास वृद्धि के बिना संभव है। इसमें क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति में होता है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनका शरीर नहीं बनता, मतलब उनका शरीर छोटा बच्चा भी छोटे बच्चे के जैसा ही रहता है, जिन्हें बौने कहा जाता है, लेकिन उनका विकास मस्तिष्क से, समाज से तो संलग्न कर ही रहे हैं। संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष का तो विकास हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो तभी विकास हो। विकास जो होता है वृद्धि के बिना भी संभव होता है। जैसे कि जो बौने होते हैं उनके शारीरिक विकास नहीं होता, लेकिन बौद्धिक पक्ष, संवेगात्मक और सामाजिक अथवा नैतिक पक्ष का तो विकास होता ही है। तो विकास हो सकता है चाहे वृद्धि हो या ना हो, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। वही बात जो मैं बता रहा था। आगे देखते हैं। आगे है परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होता है। इसमें है कि मैच्योरेशन किसे कहते हैं, आनुवांशिक विन्यास जिसे जेनेटिक डिपोजिशन कहा जाता है, डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने को प्रोसेस जो होता है उसे मैच्योरेशन कहते हैं। तो मैच्योरेशन किसे कहते हैं कि हमारा एक आनुवांशिक विन्यास होता है, मतलब कि हम अपने माता पिता से एक गुण को लिए रहते हैं, अब जब वो गुण प्रकट होने लगते हैं तो उसे ही मैच्योरेशन कहा जाता है। जैसे कि सब जो माँ बाप के गुण होते हैं वह जीन्स के थ्रू बच्चों में आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं उसके बाद जब वह प्रकट होना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, परिपक्वता या फिर मैच्योरेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि यह हेरेडिटी से रिलेटेड है। हेरेडिटी का मतलब क्या है, वही ये आपके वंश से संबंधित है, वंशानुगत होती है, मतलब आपके माता पिता या फिर उनके माता पिता इनसे संबंधित होती है, मतलब ये आनुवांशिक होती है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। तो बड़े होने पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं परिपक्वता आती रहती है। आगे देखते हैं। आगे विकास के आयाम देख लेते हैं हम। विकास के आयाम क्या है, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शनल में होता है। तो विकास होता है बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। शारीरिक विकास एक होता है, दूसरा होता है गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास जिसमें शरीर का विकास होता है उसे शारीरिक विकास कहा जाता है। गत्यात्मक विकास अब देख लेते हैं कि यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है, या मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल पाने से संबंधित होता है। तो यह क्या होता है, शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है। और अगर स्पेशल रूप से बताया जाए कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो यह मसल्स जो हमारी होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल कैसे पाया जाना है, इससे संबंधित होता है। आगे देखते हैं। जो गत्यात्मक या फिर गामक विकास होता है, इसमें बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो गामक या फिर गत्यात्मक विकास होता है, इसमें क्या होता है कि बालक की शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिसमें मसल्स, हड्डियों आदि का यूज होता है, उससे संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और इसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। तो इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। चलिए देखते हैं फाइन मोटर स्किल क्या होती है और ग्रास मोटर स्किल क्या होती है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है कि इसमें मसल्स का कम यूज होता है। तो जिन क्रियाओं में मसल्स का कम यूज होता है उसे फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। तो जैसे कि लिखना हो गया, पेपर कटिंग हो गया, तो इसमें मसल्स का कम यूज हो रहा है ना। कलरिंग करना हो गया, मसल्स का कम यूज हो रहा है। तो जिन चीज़ों में मसल्स का कम यूज होना होता है उसको क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल देख लेते हैं। जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है उसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे कि स्विमिंग करना, जंपिंग करना, कोई भी गेम खेलना, तो इसमें क्या होगा, मसल्स का ज़्यादा यूज होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाएगा। आगे अब प्रश्न देखते हैं। प्रीवियस, ये ध्यान रखिएगा सारे PYQ क्वेश्चन है। अगर आप PYQ क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन CDP में ये मिले होंगे। चलिए फिर इन सभी PYQ क्वेश्चन को देखते हैं और आप अपना जो स्कोर होगा उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है
कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो बताइए, इसमें यह कहा जा रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत हमें यह बता रहा है कि समग्र निर्माण हेतु, समग्र विकास हेतु ऐसी कौन सी सिद्धांत हमें बताता है कि कुछ प्रतिक्रियाएं विकास की प्रगति के बाद समन्वय स्थापित करती हैं। मतलब विकास स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह समन्वित कैसे होती हैं। तो अधोगामी और शीर्षगामी तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं होता है। अधोगामी शीर्षगामी दूसरी चीज़ हो जाएगी। निरंतरता का सिद्धांत इसमें होगा नहीं। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल ये बात तो सही है कि विकास सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए एक परिवेश का होना आवश्यक है। दूसरा है कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये कथन तो गलत है, क्योंकि विकास नहीं, वृद्धि वंशानुगत कारकों से निश्चित होता है। आनुवांशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। तो सी भी गलत हो जाएगा। डी क्या है? विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। नहीं, विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चों का जो मस्तिष्क आदि का विकास होता है, बौद्धिक विकास, वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं हो सकता है। इसमें क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो 3 ऑप्शन मैंने गलत देख लिए हैं। एक ऑप्शन जो सही होगा वही सही हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया था। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो अगर सिंपल बात बताऊं तो जो आजकल सीटेट में प्रश्न बन रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी जाती है, जिससे क्या हो, बच्चे भ्रमित हो जाएं और लास्ट में क्वेश्चन जो होता है वो छोटा सा होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो भावनाओं का विकास होता है वह किससे संबंधित होता है, जब हम भावनाओं की प्रगति होती है वह किससे संबंधित होता है, इसमें यही कहा जा रहा है। नैतिक विकास से होता है भावनाओं की प्रगति का विकास? नहीं। भाषा विकास से, शारीरिक या संवेगात्मक? तो बताइए, भावनाओं की प्रगति होती है जो, वह किससे होती है? नैतिक विकास से होगी नहीं, भाषा विकास से नहीं होगी, शारीरिक विकास से शरीर से संबंधित विकास होगा। संवेगात्मक विकास, संवेग जो होता है, संवेग ही तो भावनाएं होती हैं, तो संवेगात्मक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? बताइए कौन सा घटक इसमें कह रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक घटक है। बताइए विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक घटक कौन सा है? तंत्रिका संबंधी विकार है, सामाजिक सांस्कृतिक घटक नहीं। जैविक प्रवृत्ति भी नहीं है, आनुवांशिक बनावट भी नहीं है। स्कूल जो है वह समाज का ही भाग है ना, स्कूल जो है वह समाज का अंग है, इसको मैंने बताया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक कौन सा हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल है? बताइए पेंसिल को पकड़ना कौन सा है? फाइन मोटर स्किल है ना। फाइन को और क्या कहते हैं? पेंसिल को पकड़ना, फाइन मोटर स्किल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म कहते हैं। फाइन को हिंदी में सूक्ष्म कहते हैं। और फुटबॉल खेलना क्या है? फुटबॉल खेलना क्या है? गति कौशल या फिर सकल गति किसमें लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सामाजिक भावनात्मक? नहीं, ये गलत है। सकल गतिक या सूक्ष्म उल्टा दिया गया। भावनात्मक सामाजिक ये भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल है, सूक्ष्म, इसमें मसल्स का कम यूज हो रहा है, और फुटबॉल को ढकेलने में मसल्स का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये क्या है? गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल ये बी ऑप्शन सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ये भी बात सही है कि प्रकृति जो होती है और जो पालन पोषण होता है हमारा, इसका परिणाम होता है, इसका क्या होता है? गुणनफल होता है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। बिल्कुल विकास होता है व्यवस्थित रूप से ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले बुजुर्ग हो जाएंगे, बुजुर्ग के बाद आप बच्चे हो जाएंगे, फिर बड़े होंगे, ऐसा तो होता नहीं। पहले आप छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो विकास जो होता है वह एक व्यवस्थित रूप में होता है, उसका एक सिस्टम है। तो डी ऑप्शन सही है, सी सही है, बी भी सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछा था, तो कौन सा कथन गलत है? एक अनिरंतर चलने वाला, इसमें बताया निरंतर तरीके से होता है। नहीं, विकास निरंतर तरीके से लगातार होता है। तो विकास एक निरंतर तरीके से होता है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत बड़ा लिखा गया है, लेकिन इसका सिंपल वर्ड अगर बताया जाए सिंपल शब्दों में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वह किस प्रकार के विकास से संबंधित होती हैं? बताइए जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वह किस प्रकार के
विकास से संबंधित होती हैं, तो इसको देखते हैं। जो बौद्धिक क्षमताएं तार्किक विचार भावात्मक से संबंधित होगा, नहीं तो ये तो संवेगात्मक वाला हो जाएगा। शारीरिक से होगा, नहीं। सामाजिक से होगा, नहीं। सामाजिक से तो नैतिक विकास हो जाएगा ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वही तो बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तार्किक विचार आदि से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में कौन सा संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? बताइए। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था मैंने बताई थी, परिवार ही होता है ना, तो इसको बिना देखे आप लगा लीजिए, हलवा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि सृष्टि का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सृष्टि नाम की एक बच्ची है, उसका कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है। उसका जो हाथ है वह अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी को खोल लेती है। इसका जो कद है उसमें बदलाव को क्या कह सकते हैं? इसके कद के बदलाव को हम क्या कह सकते हैं? पाढ़, वृद्धि, सीखना, फिर अनुकूलन। अनुकूलन कर रही है? नहीं, अनुकूलन तो ये कर नहीं रही। सीख रही है? सीख नहीं रही। क्या पाढ़ है? हम मदद दे रहे हैं। पाढ़ मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेरी हेल्प होती है, हम टेम्परेरी हेल्प तो दे नहीं है, उसका अपने आप विकास हो रहा है ना। उसके हाथ में वृद्धि हुई, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वह अलमारी खोलना सीख रही है। तो हाथ बढ़ा तभी तो अलमारी खोली। हाथ अगर बढ़ता नहीं तो क्या होता? तो ये क्या है? वृद्धि हो रही ना, ग्रोथ हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, तभी तो वह अलमारी खोल पा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर क्या होती है? गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। गलत है। जो विकास की दर होता है इसमें पर्यावरण भूमिका नहीं निभाता है। बताइए, आप किसी भी बच्चे को एक दूषित पर्यावरण में रख दीजिए तो उसका विकास कैसे होगा? निगेटिव विकास होगा। अगर अच्छे पर्यावरण में रखेंगे, आसपास का माहौल अच्छा होगा, तो उसका जो विकास होगा अच्छे ढंग से होगा और अधिक तेज़ से भी होगा, अधिक तेज़ी रफ्तार से भी होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत हो जाएगा। आनुवांशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती, बिल्कुल बी होगा। और देख लेते हैं। को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती। बताइए, आप विकास की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप क्या आइंस्टीन जब छोटा बच्चा था तो उसको कोई बता सकता था कि वह आइंस्टाइन बनेगा, वह एक ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे? नहीं बता सकते थे ना। तो हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें सटीक शब्द है तो ये भी गलत हो जाएगा कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती। नहीं, हम वहाँ के माहौल को देख के, उस समय के माहौल को देख के कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सटीक भी नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल नहीं कर सकते भविष्यवाणी, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम सटीक नहीं कर सकते, ये बात तो सही है, लेकिन हम कुछ हद तक उस समय के भविष्यवाणी को, हम उस समय को देख के और उस समय की भविष्यवाणी को हम कर सकते हैं कि अभी बच्चा कैसा होगा या फिर 2-3 महीने तक बच्चा कैसे होगा। ये हम नहीं बता सकते कि 10 साल बाद बच्चा कैसा होगा। तो डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम होता है क्या? विकास। आगे देखते हैं। आगे है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या है? बताइए। मस्तिष्क नमनीयता क्या होती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वही प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो इसको देखते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। बताइए, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है? गलत है। सभी अलग बालकों में अलग तरीके से होता है। किसी बच्चे में विकास अच्छे ढंग से हो जाएगा और अगर किसी बच्चे का माहौल दूसरा है तो उसके विकास धीमे होगा या फिर नहीं होगा। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरण भी करता है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। नहीं, सब अंतर संबंधित होते हैं। सब एक क्षेत्र का जो होता है अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन सही इसमें हो रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील अवस्था होती है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था बहुत ही संवेदनशील अवस्था, क्रिटिकल पीरियड होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक जो होते हैं और वातावरणीय प्रवेश होता है उससे संबंधित जो स्रोत होते हैं का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बात है, पड़ता है ना। जो वातावरणीय प्रवेश होता है उसका विकास पर प्रभाव पड़ता है। अभी ऊपर ही बताया, जो 2-3 क्वेश्चन आए उसमें बताया कि वातावरण का विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल दोगे उसी प्रकार विकास की गति तेजी या धीमी पड़ सकती है। दूसरा है कि एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप को देते हैं। बिल्कुल भी हो सकता है। कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए, वातावरणीय परिवेश विकास को प्रभावित कभी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। विकास पर बहुत ज़्यादा, यही दो जो कारक होते हैं यही तो प्रभाव डालते हैं। तो बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। विकास पर प्रभाव पड़ता है इनका। एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक जटिल तरीके से पारस्परिकता, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता निभाते हैं। ये कौन कौन से?
आनुवांशिकता और वातावरण, मैंने बहुत बार बताया विकास में दो बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। दोनों बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, पारस्परिकता या फिर अंतःक्रिया करके विकास को करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है। बताइए, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र कह रहा है इसमें कि व्यक्ति के बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो भावात्मक घटक होता है उसमें कौन सा विकास संबंधित होता है। शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक, बताइए, शारीरिक विकास से संबंधित होता है भावनाएं, आध्यात्मिक से होती है नहीं, संवेगात्मक से होती है, संज्ञानात्मक से, तो किससे हो जाएंगी, संवेगात्मक से हो जाएंगी ना। जो भावनाएं होती है वो संवेगात्मक विकास से संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर डैश कौशल को सीखते हैं। तो शारीरिक विकास में पहले बच्चे कौन सा कौशल सीखते हैं, शारीरिक विकास, ध्यान रखिएगा कहा है, ध्यान रखिएगा इसमें शारीरिक विकास की बात हुई है, तो ये तर्क और भाषा विश्लेषण जो है इन दोनों ऑप्शन को काट देंगे क्योंकि शरीर के विकास से संबंधित है। तो पहले स्थूल गतिक कौशल आता है कि सूक्ष्म आता है। बताइए, पहले आप लिखना सीखते हैं, पहले आप चलना सीखते हैं या दौड़ना सीखते हैं। लिखना तो आप बाद में सीखते हैं ना, पहले पेपर कटिंग पहले सीख लेंगे कि आप पहले चलना दौड़ना सीखेंगे। पहले आप कौन सा कौशल सीखते हैं, पहले आप स्थूल कौशल सीखते हैं, उसके बाद सूक्ष्म कौशल सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले आप कौन सा स्किल सीखेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल, उसके बाद फाइन मोटर स्किल सीखेंगे। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, जीएफ, इसको ट्रिक याद कर लीजिए, ग्रॉस फिर फाइन। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो समकालीन सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो वर्तमान समय चल रहा है उस समय की बात हो रही है। तो बाल विकास के जो वर्तमान समय अभी चल रहा है उस सिद्धांत में बच्चों को क्या समझा जाता है। बच्चे कोरी पट्टी हैं, बच्चे कोरे कागज़ हैं, उन्हें खाली समझा जाता है और हम जैसा उन्हें बनाएंगे वैसा बनेंगे, ये गलत बात हो जाएगी। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं, बिल्कुल यही बात सही है, जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं और उनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर वह प्रयास नहीं करेंगे तो उनका विकास धीरे या तेज़ी से हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती। बताइए, विकास की व्यवस्थित योजना हम बना सकते हैं नहीं, और बदल नहीं जा सकते, बिल्कुल हम बदल सकते हैं ना। हम जैसा परिवेश देंगे, आप उसको मान लीजिए उसको खाना मत खिलाइए, उसको खाना मत खिलाइए और उसको समाज से बाहर आप उसको एक कमरे में बंद कीजिए, तो उसका सामाजिक विकास होगा नहीं, होगा ना। हम उसे बदल सकते हैं और यह योजना जन्मजात नहीं होती है। बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोद्देशित होती है, जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऐसा भी नहीं है, हम उसको बदल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, गलत। केवल लगा है, गलत। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होता है, निरंतर चलता है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, बिल्कुल समग्र होता है, बहुत अधिक होता है, मतलब पूरी तरीके से होता है, फुल्ली होता है, व्यवस्थित रूप से होता है और निरंतर चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। बताइए, कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। एकिक और अवैज्ञानिक होता है, ऐसा है। बाल विकास का जो क्षेत्र होता है वह एकिक होता है, फिक्स्ड होता है, एक ही तरीके से यूनिटरी होता है, और अवैज्ञानिक होता है, ये गलत है, उसमें तो वैज्ञानिक मत भी होते हैं। निर्धारित होता है और स्थिर होता है। बताइए, विकास स्थिर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। अस्पष्ट होता है और प्राचीन है। बताइए, बाल विकास का क्षेत्र अस्पष्ट और प्राचीन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारा बचता है, अंतर विषयात्मक होता है, मतलब एक दूसरे से संबंधित होता है और गतिशील लगातार होने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास की अवधि का सही क्रम हमें बताना। बताइए, बाल विकास की अवधि का सही क्रम। पहला ऑप्शन है शिशु अवस्था, उसके बाद गर्भावस्था। पहली गर्भावस्था होगी, पहली अवस्था कौन सी होगी, गर्भावस्था होगी, तो ये काट दीजिए। गर्भावस्था ये हो सकती है, ये भी हो सकती है गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, शिशु अवस्था आती है, तो ये भी काट दीजिए। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य, नहीं, पूर्व के बाद मध्य आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्भावस्था आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, शिशु अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर लास्ट में आती है किशोरावस्था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। बताइए, प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। विसंबंधन क्या होता है, अलग करना, अलगाव करना क्या कहलाता है, विसंबंधन कहलाना है। तो प्रकृति और पालन पोषण को अगर हम अलग कर देंगे, प्रकृति मतलब नेचर, और जो पालन पोषण मतलब क्या होता है, जो आपकी हेरिडिटी होती है, जेनेटिक जो चीज़ें हों, आनुवांशिकता, उसे हम कह सकते हैं पालन पोषण। तो क्या हम इन्हें अलग कर देंगे तो विकास होगा, नहीं। वियोजन का मतलब भी अलग होता है, तब भी नहीं होगा।
स्वतंत्र कार्य करने देंगे तब होगा नहीं। किसका परिणाम है? अंतःक्रिया का। तो विकास जो है वह किसका? प्रकृति अर्थात नेचर, इन्वायरमेंट और जेनेटिक हेरेडिटी जो होती है उसका क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल के विकास की गति बताइए। बाल विकास की गति होती है, पहला ऑप्शन है में एक समान बताइए। विकास की गति जो होती है वह सब बच्चों में एक समान होती है, तो एक समान वाले ऑप्शन काट दीजिए। तो बी और सी कट, ए और सी कट गया, ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल ये बात तो सही है। यह अव्यवस्थित होती नहीं, या कुछ हद तक व्यवस्थित होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है डी, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, दो बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। जो विकास होती है कुछ हद तक सुनियोजित होती है और क्रमानुसार भी होती है कुछ हद तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस उम्र के बच्चों में क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग कर केंद्रित होते हैं? तो इसमें क्या कह रहा है? किस उम्र के बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा होती है? इसमें क्या कह रहा है कि किस उम्र के बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा होती है और फाइन मोटर स्किल कम होती है? बताइए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा लिखना सीख जाता है ना, किशोरावस्था में तो बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाता है और माध्यमिक बाल्यावस्था में भी सीख जाता है, लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है कि आपके अंदर फाइन मोटर स्किल्स नहीं होती। आप चलना सीख लेते हैं, आप चलना कुछ हद तक दौड़ना भी सीख लेते हैं, लेकिन आपको अगर बोलेगा पेपर कटिंग कर दीजिए, आप लिख दीजिए कुछ, तो आप लिखना सीख पाएंगे नहीं। तो आप क्या कर पाते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल पहले सीखते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया ना, जी एफ आप याद कर लीजिए, पहले आप ग्रॉस मोटर स्किल सीखेंगे उसके बाद फाइन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। शैशवावस्था में यह होता है कि आप ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात स्थूल गतिक कौशल को ज़्यादा सीखते हैं, उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है आपका मस्तिष्क बजाय कि सूक्ष्म गतिक कौशल पे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए एक काल होता है। बताइए, बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होता है, पहली बात तो जो बाल्यावस्था का जो दौर होता है वह किसी भी चीज़ के लिए संवेदनशील होता है। सुस्त और धीमा कभी नहीं होता। विकास का जो गति होती है सुस्त और धीमी नहीं, निष्क्रिय कभी नहीं होगा। किसी बाल्यावस्था जो समय होता है उसमें चाहे भावात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे ज्ञानात्मक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, सभी विकास में यह संवेदनशील काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल ये बात तो सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, बिल्कुल। पहले आप छोटे बच्चे बनेंगे उसके बाद ही तो आपका विकास होगा, ऐसा तो है नहीं पहले आप बूढ़े हो जाएंगे फिर बच्चे बनेंगे। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी बात सही है कि कुछ हद तक यह व्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, बिल्कुल नहीं। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये नहीं पूछा था तो यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं निगेटिव पूछा था, निगेटिव आंसर यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? बताइए। तो समझ का स्तर नहीं, ये वातावरण से संबंधित हो सकता है। रुचि जो होती है ये भी वातावरण से संबंधित होती है कि आप जिस माहौल में रखेंगे बच्चे की रुचि उस फील्ड में ज़्यादा होगी। भावात्मक परिपक्वता भी आपके वातावरण से संबंधित होती है, लेकिन जो आंखों का रंग होता है वह वंशानुगत कारक से होता है। आपके माता पिता या फिर उनके माता पिता के जो आंखों का रंग होगा वही आपका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? बताइए। क्रांतिक अवधि मतलब क्रिटिकल पीरियड जिसे कहा जाता है, क्रिटिकल पीरियड इसे कहते हैं। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? चलिए देखते हैं क्रिटिकल पीरियड क्या होता है। कि वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना हो, इसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। बताइए। नहीं, वातावरण का प्रभाव तो हमेशा होता है, किसी भी काल में होता है। आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नहीं, आनुवांशिकता का विकास पर प्रभाव हमेशा पड़ता रहता है और बहुत कम कभी नहीं होता। पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहीं, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? इसका एक उदाहरण मान लीजिए आपको कोई पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि बेटा यही आपका क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, यहाँ आप जो कर लेंगे उसके बाद आपको क्या होगा कि आप उस चीज़ को दोबारा नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें कहा जाता है, मान लीजिए आपका 12th का एग्जाम चल रहा है तो बोलेंगे आपके टीचर्स क्या बोलते हैं, बेटा ये क्रिटिकल पीरियड है, यही जो 2-3 महीने चल रहे हैं इसमें आप मेहनत कर देंगे तो आप बहुत अच्छे सफलता की ओर अग्रसर होंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या होता है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, मतलब इसमें जो क्षति होगी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, इसमें जो क्षति होगी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, तो यही होता है क्रिटिकल पीरियड। आगे देखते हैं। आगे है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो स्थूल गतिक कौशल बताइए। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है? भागना है ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। भागने में हम क्या है, मांसपेशियों का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? बताइए। इसमें क्या कह रहा है कि कोई जो बच्चे होते हैं अधिकतर वह पहले गिलास पकड़ना पहले सीखते हैं और पेंसिल पकड़ना बाद में सीखते हैं। तो यह क्या शीर्षगामी सिद्धांत है? बताइए। शीर्षगामी क्या होता है? सिर से पैर की ओर, तो ये गलत हो जाएगा।
पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, ये तो कोई बात नहीं है। बहिष्कार का सिद्धांत क्या होता है, नहीं। क्या हो जाएगा, अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है ना अधोगामी। तो केंद्र से बाहर की ओर मतलब क्या होगा कि पहले आपके कंधे का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके हाथों का विकास होगा, उसके बाद आपकी उंगलियों का विकास होगा। पहले क्या होगा कि हाथों का प्रयोग करना आप सीखेंगे, उसके बाद उंगलियों का प्रयोग सीखेंगे। तो आप गिलास किससे पकड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं ना। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पेंसिल आप उंगली से पकड़ते हैं। तो यही हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत, क्योंकि इसमें आप केंद्र से बाहर की ओर विकास करते हैं, विभिन्न जो कौशल होते हैं उसको सीखते हैं। अब हम अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, कि निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं, बताइए। शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव शामिल होता है शारीरिक विकास में। शारीरिक प्रणाली में कार्य, ये भी शामिल है। प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, गतिक कौशल भी तो शारीरिक विकास से संबंधित है। संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव, तो जो संवेग होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वह शामिल है शारीरिक विकास से, नहीं, वो भावनात्मक पक्ष हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, बच्चों का विकास का क्रम क्या होता है। जन्म के समय निश्चित हो जाता है कैसा विकास होगा, नहीं। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, बिल्कुल। आप जैसा माहौल देंगे, जैसा पर्यावरण देंगे, उसी के अनुसार आप बदल सकते हैं कुछ हद तक। एक समान होता है, नहीं, एक समान नहीं होता बच्चों का विकास। सभी बच्चों का विकास एक तरीके से होगा, नहीं, ये गलत है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है, नहीं, जो विकास होता है यह व्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण से उचित सहायता लेकर इसे बदला जा सकता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया था। आप अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।